कैसे हैं प्यारे बच्चों। भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज सबसे पहले शिक्षक दिवस पर आप सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। प्यारे बच्चों, हम जो है आज के दिन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और साथ ही साथ छात्रों को समर्पित आज की कक्षा हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान की कक्षा 11 की कक्षा में हैं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के हम अध्याय को जो अध्ययन कर रहे हैं वो समतल में गति को हम पढ़ रहे हैं, प्लेन इन मोशन पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस प्लेन इन मोशन में हम पढ़ रहे हैं, जो प्लेन इन मोशन में जो हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, वो आज का हमारा कंटेंट है कि हम जो है किसी वेक्टर को वियोजित कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, या हम वेक्टर गुणन कैसे करते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आपको ये समझना है आज का जो हमारा मुख्य कंटेंट है, इससे पिछली की कक्षाओं में हमने पढ़ा कि दो वेक्टरों को कैसे हम जोड़ते हैं, दो वेक्टरों को कैसे हम घटाते हैं, दो से अधिक वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं। उसके लिए हमने वेक्टरों के जोड़ने की ज्यामितीय विधि का भी अध्ययन किया और साथ ही साथ वेक्टरों के जो है जोड़ने के हम गणितीय विधि का भी अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, आज की जो हम कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं, आज की कक्षा जो हमारा है प्यारे बच्चों, हमको ये समझना है हम किसी एक वेक्टर का वियोजन करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। साथ ही साथ किसी वेक्टर का वियोजन किस प्रकार करते हैं इसको तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ प्यारे बच्चों वेक्टर गुणन को हम पढ़ेंगे, यानी हम वेक्टर का गुणा कैसे करते हैं इसको हम पढ़ेंगे। हम जैसा कि पहले जानते हैं कि दो वेक्टरों का गुणन जो होता है एक सदिश राशि होता है और अदिश राशि भी होता है। प्यारे बच्चों, पहले आप समझेंगे कि वेक्टर क्या है, एक सदिश राशि है और सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ जो है दिशा भी होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम सदिश राशियों को साधारण बीजगणित के नियम से हम गुणा नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, मुख्य बात को आप नोटिस करिएगा, हमने बताया अदिश राशियों को बीजगणित के नियम से जोड़ा घटाया गुणा किया जा सकता है, परंतु प्यारे बच्चों सदिश राशियों को बीजगणित के नियम से जोड़ा घटाया गुणा नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि वेक्टर राशियां एक सदिश राशियां होती हैं, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर बीजगणित का हम हेल्प लेते हैं तो उसमें केवल संख्यात्मक मान होता है जो परिमाण को व्यक्त करता है, जो केवल अदिश को व्यक्त करता है। लेकिन जब हम वेक्टर की चर्चा करते हैं, अर्थात जब हम सदिश की चर्चा करते हैं, तो वहां पर परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम वेक्टर को साधारण बीजगणित के नियम से हम गुणा नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी वेक्टर का वियोजन हम कैसे करते हैं, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे किसी वेक्टर का गुणन हम कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, वेक्टर का जो गुणन होता है वो दो प्रकार का होता है। दो वेक्टरों का सबसे पहले अदिश गुणन पढ़ेंगे, उसके बाद दो वेक्टरों का सदिश गुणन पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, दो वेक्टरों के अदिश गुणन में क्या होता है आप जानेंगे। जब दो वेक्टर को हम गुणा करते हैं और गुणा करने से प्राप्त राशि अगर अदिश हो तो उसको हम प्यारे बच्चों अदिश गुणन कहते हैं, जिसको डॉट से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, साथ ही साथ अगर दो वेक्टरों का गुणा करने से अगर हमको सदिश राशि प्राप्त हो तो उसको प्यारे बच्चों हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात गुणे के निशान से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले समझेंगे कि जो दो वेक्टरों का जो गुणन है वो दो वेक्टरों का जो गुणन है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है दो वेक्टरों का गुणन जो है अदिश गुणन और दूसरा होता है दो वेक्टरों का गुणन सदिश गुणन। जैसे प्यारे बच्चों, अगर हम बल में विस्थापन का गुणा करते हैं तो कार्य प्राप्त होता है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। इसलिए जो बल और विस्थापन का हमने गुणा किया है वो स्केलर गुणन कहलाएगा, अर्थात अदिश गुणन कहलाएगा और इन दोनों के बीच में डॉट होगा, अर्थात इंटू होगा। प्यारे बच्चों, साथ ही साथ हम आते हैं जब दो वेक्टरों का गुणन करने से सदिश राशि प्राप्त होता है, जैसे बल आघूर्ण में हम दूरी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको बल आघूर्ण प्राप्त होता है और ये बल आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, इसलिए एफ और आर के बीच में जो हम अब इंटू के स्थान पर हम गुणे का निशान देंगे क्योंकि हम इसको सदिश गुणन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का कंटेंट है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किसी वेक्टर का वियोजन कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, किसी वेक्टर का वियोजन करने के लिए सबसे पहले हम कोई वेक्टर खींच लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देखेंगे प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहले एक वेक्टर ए खींच लिया है। ठीक है, वेक्टर ए के प्रारंभिक सिरे से, यानी आप ओ से कह सकते हैं या इसको मूल बिंदु आप कह सकते हैं, यहां से दो समकोणी कक्षे ओ एक्स और ओ आई खींच लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप समझेंगे हम सबसे पहले आज का पहला कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं कि किसी तल में वेक्टर का वियोजन कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, तो
किसी वेक्टर का वियोजन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेक्टर खींच लेते हैं। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, एक हमने वेक्टर ए खींचा है। वेक्टर ए के प्रारंभिक सिरे से हम दो समकोणिक अक्षें OX और OY क्या करते हैं, खींच लेते हैं। ये जो समकोणिक अक्षें होती हैं, अगर हम वेक्टर के शीर्ष से OX पर और OY पर लंब गिरा देते हैं तो जो OP और OQ प्राप्त होता है, ये जो है एक आयत के आयताकार घटक होते हैं प्यारे बच्चों। तो AX और AY ये इसके आयताकार घटक हैं, और चूंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो अगर वेक्टर AY है तो ये भी प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर AIY हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप फिर से नोटिस करेंगे, बहुत सिंपल है, किसी वेक्टर का वियोजन हम कैसे करते हैं। साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में, सरल से सरल जितना हो सकता है वो आपको समझाने का प्रयास है। उसके बाद आपके पास तमाम किताबें हैं, बुकें हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं समझने के बाद, और अपनी भाषा को चेंज कर सकते हैं कि कैसे हमको लिखना है। मूल जो है भौतिक विज्ञान को हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक और प्रायोगिक, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों, जो आज हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके सामने प्यारे बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, किसी तल में हम किसी वेक्टर का वियोजन करने जा रहे हैं। यानी पहले तो हम दो वेक्टरों को जोड़कर परिणामी उसका प्राप्त करते थे एक वेक्टर, अब हम एक वेक्टर को एक से अधिक वेक्टरों में वियोजित करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ आप देखेंगे हम वेक्टर ए है, इसको वियोजित करके हम दो इसके घटक AX और AY को प्राप्त करने जा रहे हैं। अगर यही 2 डायमेंशनल है, अगर 3 डायमेंशनल रहेगा तो AX AY और उसमें प्यारे बच्चों AZ भी आ जाएगा। तो हम अभी 2 डायमेंशनल की चर्चा कर रहे हैं, जब हम 2 डायमेंशन पढ़ेंगे तो उसी प्रकार हम 3 डायमेंशनल भी पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, और समझ सकते हैं, उसी प्रकार हम उसको लिख सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किसी तल में वेक्टर का वियोजन। यानी किसी तल में वेक्टर का वियोजन कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेक्टर ए खींच लेते हैं। हमने एक वेक्टर ए खींच लिया प्यारे बच्चों। आप जानते हैं वेक्टर को हम तीर से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए एक तीर हमने खींच लिया, ये वेक्टर ए है। इसके प्रारंभिक सिरे ओ से जो है हम दो समकोणिक अक्षे खींच लेते हैं, एक OX हो गया, ये प्यारे बच्चों एक OY हो गया। अब वेक्टर ए के शीर्ष से हम लंब गिरा देते हैं OX पर और OY पर, तो हम देखते हैं कि OPRQ एक आयत बनता है, जिसका OP और OQ जो है क्या होता है, आयताकार घटक होता है। अब हम मान लेते हैं ये आयताकार घटक OP जो है वो AX है और OQ जो है क्या है, AY है। अब प्यारे बच्चों हम इस चतुर्भुज में देखेंगे या हम आयत में देखेंगे जो हमारे सामने प्राप्त है, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि हमने क्या आयत यहाँ पर प्राप्त किया है। तो हमारा आयत है OP, ये देखें OPRQ में प्यारे बच्चों आयत OPRQ में हम क्या लिख सकते हैं, ये हमको समझना है प्यारे बच्चों। तो इसमें बहुत सरलता से आप देख सकते हैं, दो वेक्टरों के जोड़ने की जो त्रिभुज विधि बताई गई थी, उसको अगर हम नोटिफाई करें तो हम देखेंगे परिणामी वेक्टर ए जो है AX और AY का क्या होगा, योग होगा। यानी हम पहले वेक्टर ए खींचते हैं और फिर वेक्टर बी खींचते हैं, और ए जो है उसका क्या होता है, परिणामी होता है। तो प्यारे बच्चों आयत OPRQ में अगर हम देखेंगे तो जो हमारा ये वेक्टर ए है जो परिणामी है, वो क्या होता है, इन दोनों वेक्टरों का योगफल हो जाएगा। तो वेक्टर AX प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर AY हो जाएगा। ये देखिए प्यारे बच्चों, एक परिणामी प्राप्त करने का ये तरीका है, जिसको हम ज्यामिति विधि कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ज्यामिति विधि को अगर हम मेंशन करें तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है इस आयत में से स्पष्ट है कि परिणामी वेक्टर ए वेक्टर AX प्लस AY का क्या होगा, योग होगा। जैसा कि दो वेक्टरों में त्रिभुज विधि आपने पढ़ा था कि दो वेक्टरों को ऐसे हम जोड़ते हैं तो उनका परिणामी प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे उस प्रकार भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ संबोधित है कि इस आयत में वेक्टर ए जो है वेक्टर AX और वेक्टर AY का क्या होगा, योग होगा। अब प्यारे बच्चों ये आपने ज्यामिति विधि देख लिया। आगे हम इसको एकांक वेक्टर के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी हम समझेंगे। प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर 3 डायमेंशन होता तो हम और बढ़ा लेते, AX प्लस AY प्लस AZ कर लेते। ओके, अब आगे देखेंगे हम प्यारे बच्चों इसको एकांक वेक्टर में लिखने जा रहे हैं। हमने आपको पढ़ाया था कि जो X अक्ष है वो एकांक वेक्टर से I कैप से प्रदर्शित होता है, जो Y अक्ष है वो एकांक वेक्टर
जे कैप से प्रदर्शित होता है। और हम जब इसका वैल्यू निकालते हैं तो इसके परिमाण में वेक्टर आई कैप से गुणा कर देते हैं। वेक्टर ax का परिमाण केवल ax होगा, ax में आई कैप का हम गुणा करेंगे तो एकांक वेक्टर को व्यक्त करने लगेगा। तो प्यारे बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम एकांक वेक्टर निकालें तो एकांक वेक्टर निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ax जो है हम वेक्टर ax अगर चाहें तो हम ax आई कैप के बराबर लिख सकते हैं, ay को चाहें तो हम जो है ay जे कैप के बराबर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर संबोधित कर सकते हैं कि अगर x अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर आई कैप है और y अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर जे कैप है, तो प्यारे बच्चों इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर a बराबर, अब जो ax है ये परिमाण और आई का गुणनफल होगा, यानी ax आई कैप ये परिमाण को, ये दिशा को व्यक्त करता है, प्लस प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ay और j कैप। इस तरह से प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। ये देखिए ये एकांक सदिश का रूप है। अगर हम मान लेते हैं कि OX के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप है, OY के अनुदिश एकांक सदिश जे कैप है, तो जो वेक्टर A है हम AX वेक्टर AX का मान लिख सकते हैं AX आई कैप, वेक्टर AY का मान लिख सकते हैं AY जे कैप, यानी परिमाण और दिशा ये एकांक सदिश के रूप में व्यक्त हो गया। प्यारे बच्चों ये हम ज्यामितीय रूप में और यहाँ पर ये हमने एकांक रूप में प्यारे बच्चों व्यक्त कर दिया कि हम वेक्टर A को x प्लस वेक्टर AY लिख सकते हैं, या एकांक सदिश के रूप में वेक्टर A बराबर AX आई कैप प्लस AY जे कैप भी लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों इसको आगे हम चर्चा करते हैं कि हम गणितीय विधि से इसको त्रिकोणमिति के रूप में भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम मान लिया जाए कि जो परिणामी A है वो AX से थीटा कोण बनाता है, या हम ये कहें कि जो परिणामी A है वो x अक्ष से थीटा कोण बनाता है। प्यारे बच्चों अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर इसमें हम त्रिकोणमिति के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अगर हम त्रिकोणमिति के सूत्र का प्रयोग करें तो आप देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति के सूत्र का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि हम त्रिकोणमिति के सूत्र का अगर प्रयोग करें तो ये आपका क्या होगा, आप देखें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज OPR में, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर त्रिभुज OPR में हम लेते हैं त्रिकोणमिति के सूत्र का प्रयोग करते हैं तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब देखिए प्यारे बच्चों AY हो जाएगा और आपका कर्ण क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ सदिश रूप नहीं अदिश रूप लिखा गया है, क्योंकि हमने गणित में त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा है कि साइन थीटा का मान संख्यात्मक होता है, जैसे 1/2, कड़ी में 3/2, 4/5, वो एक अदिश परिमाण है। इसलिए जब भी त्रिकोणमिति लगाएंगे तो सदिश के साथ नहीं लिखा जाएगा, अदिश के साथ लिखा जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ हम देखेंगे कि AY बराबर देखिए क्या प्राप्त हो गया, A साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों देखेंगे हम इसी प्रकार तथा कॉस थीटा को ले लें तो देखें कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आधार बटा के कर्ण होता है, आधार आपका AX हो जाएगा, कर्ण A हो जाएगा, इसलिए AX बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, A कॉस थीटा प्राप्त हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ महत्वपूर्ण है, इसको हम समझेंगे। यहाँ A साइन थीटा प्राप्त हुआ और यहाँ पर A कॉस थीटा प्राप्त हुआ। तो प्यारे बच्चों जो A साइन थीटा देख रहे हैं इसको हम क्षैतिज घटक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, क्षैतिज घटक। और कॉस थीटा को हम ऊर्ध्वाधर घटक के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों तो अगर वेक्टर A का क्षैतिज घटक कहा जाए तो A कॉस थीटा होगा, अगर वेक्टर A का हम ऊर्ध्वाधर घटक कहें तो A साइन थीटा होगा। प्यारे बच्चों देखिए AY ऊर्ध्वाधर घटक को व्यक्त करता है, AX क्षैतिज घटक को व्यक्त करता है, तो जो यहाँ वैल्यू प्राप्त हो रहा है इसको हम ऊर्ध्वाधर घटक भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक, और इसको हम लोग क्षैतिज घटक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जब भी हम किसी वेक्टर को वियोजित करते हैं तो हमेशा क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों आपको ये समझना है कि अगर कोण यही रहेगा तो इस कंडीशन में हमारा क्षैतिज घटक इस प्रकार होता है
अगर ए का क्षैतिज घटक ए कॉस थीटा और ए का ऊर्ध्वाधर घटक ए साइन थीटा होता है। इसी प्रकार हम कहें द्रव्यमान m का क्षैतिज घटक या बल F का क्षैतिज घटक हम कहते हैं जैसे, तो बल F का क्षैतिज घटक F cos थीटा, बल F का ऊर्ध्वाधर घटक F sin थीटा। अब हमको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो ही घटक कहा तो घटक के अनुसार हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लिख सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जो ही कोण बदलेगा तो ही क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमको उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों वेक्टरों को वर्ग करके जोड़ देते हैं। जो ही वर्ग करके जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमको परिणामी प्राप्त हो जाता है प्यारे बच्चों। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, अब दो वेक्टरों को जोड़ने जा रहे हैं वर्ग करके, इन्हीं को। अगर इसको इक्वेशन 1 कर दें, इसको इक्वेशन 2 कर दें और दोनों को वर्ग करके जोड़ दें हम, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर प्यारे, ये देखिए, अगर इनको वर्ग करके अगर हम जोड़ते हैं तो आप देखेंगे क्या होगा, ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे लिख सकते हैं ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर गुणित ए। आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है प्यारे बच्चों। अब देखेंगे अगर हम इसको a बराबर लिखते हैं तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका प्राप्त हो गया, यानी हमने परिमाण प्राप्त कर लिया। और जैसा कि आप जानते हैं, इसी को हम गणितीय विधि कहते हैं प्यारे बच्चों। अब इसी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, हम समीकरण 1 में 2 का डिवाइड कर दें, अगर इसी को प्यारे बच्चों हम डिवाइड कर दें, हम कह दें कि समीकरण 1 भागा 2 यानी ए वाई बटा ए एक्स बराबर ए साइन थीटा बटा में ए कॉस थीटा। ऐसे क्या होगा, कट जाएगा, यानी tan थीटा बराबर प्राप्त होगा ए वाई बटा के ए एक्स, या थीटा बराबर प्राप्त होगा tan इनवर्स ए वाई बटा के ए एक्स। देखें प्यारे बच्चों, इस प्रकार। तो ये ए से क्या प्राप्त होगा, परिमाण प्राप्त होगा, और थीटा से क्या प्राप्त होगा, दिशा प्राप्त होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमको उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं, एक बार और मैं इसको रिवाइज करता हूं, इसको आप भली भांति समझने का प्रयास करें प्यारे बच्चों। आइए हम किसी वेक्टर का वियोजन हम पढ़ते हैं, किसी तल में किसी वेक्टर का वियोजन किस प्रकार किया जाता है प्यारे बच्चों। तो आए देखेंगे कि किसी वेक्टर का हम अगर वियोजन करना है तो हम सबसे पहले एक वेक्टर ए खींच लेते हैं। आपके सामने प्यारे बच्चों वेक्टर ए दिखाई दे रहा है। हम जैसा कि जानते हैं कि वेक्टर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तीर से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। तो वेक्टर ए को तीर से प्रदर्शित किया गया है। इस वेक्टर के प्रारंभिक सिरे से दो समकोणी कक्षे OX और OY खींचते हैं। वेक्टर ए के शीर्ष से OX और OY पर लंब गिराते हैं तो OP और OQ जो है OPRQ आयत का दो आयताकार घटक प्राप्त होते हैं जो AX और AY है। प्यारे बच्चों, अगर ये आयत है तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आप जानते हैं कि जो इसका परिणामी है वो इन दोनों वेक्टरों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर AX प्लस वेक्टर AY। तो ये आपका ज्यामितीय विधि से हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद इसको एकांक वेक्टर के रूप में हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम जानते हैं एक्स अक्ष को आई कैप से व्यक्त करते हैं, वाई अक्ष को जे कैप से व्यक्त करते हैं। तो जो इस सदिश होता है वो AX आई कैप होता है और AY जे कैप होता है। तो उसी के जगह पर रख दें तो वेक्टर A बराबर AX आई कैप प्लस AY जे कैप हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसी को गणितीय विधि से हम सॉल्व करना चाहते हैं, हम बिना चित्र के माध्यम से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम कैसे उसको कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। हम त्रिकोणमिति का हेल्प ले रहे हैं। त्रिभुज OPR लेकर के एक बार हम साइन थीटा को लेते हैं तो हमको क्षैतिज घटक प्राप्त होता है
नहीं सॉरी, हम साइन को लेते हैं तो हमको ऊर्ध्वाधर घटक प्राप्त होता है ए वाई बराबर ए साइन थीटा प्राप्त होता है। त्रिकोणमिति के कॉस थीटा का सूत्र लेते हैं तो ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्राप्त होता है, जो कि 36 घटक होता है प्यारे बच्चों। इन दोनों को वर्क करके अगर जोड़ देते हैं तो ए बराबर करणी में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, जो इसके परिमाण को क्या करता है, व्यक्त करता है। और वही अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हम देखते हैं कि कोण प्राप्त हो जाता है, जो दिशा को व्यक्त करता है। तो प्यारे बच्चों, गणितीय विधि से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जब हम गणितीय विधि से सॉल्व करेंगे तो इसमें प्यारे बच्चों देखेंगे परिमाण के साथ साथ हमको दिशा भी देना पड़ेगा निकाल करके प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था वेक्टर का वियोजन। आगे हम प्यारे बच्चों पढ़ते हैं कि वेक्टर गुणन क्या होता है। प्यारे बच्चों, अब हम जो है वेक्टर गुणन को पढ़ने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि वेक्टर गुणन क्या होता है। आप जैसा कि जानते हैं कि जो वेक्टर होता है वो एक सदिश राशि होता है, और सदिश राशि को आप जानते हैं कि हम बीजगणित के नियम से गुणा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसका कारण ये है कि सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, इसलिए हम जो है वेक्टर को आपस में बीजगणित के नियम से गुणा नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आप समझेंगे, उसी को यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। दो वेक्टरों का जब हम गुणन करते हैं तो हम देखते हैं कि दो तरह की राशि प्राप्त होती है, एक अदिश राशि प्राप्त होती है, एक सदिश राशि प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, जैसे आप देखेंगे बल भी एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है, और जब हम बल का विस्थापन में गुणा करते हैं तो जो कार्य प्राप्त होता है वो एक अदिश राशि होता है। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, बल एक सदिश, विस्थापन एक सदिश, और दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो सूत्र जो हमारा प्राप्त होता है कार्य, वो एक अदिश राशि है। इसका मतलब दो सदिश राशियों का आपस में गुणा करने पर जब अदिश राशि प्राप्त होता है तो उसको अदिश गुणन कहते हैं प्यारे बच्चों। और जब अदिश गुणन करते हैं तो उसको हम a इंटू बी से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। ये देखो, अदिश गुणन को a इंटू बी से प्रदर्शित करते हैं, यानी डॉट से प्रदर्शित करते हैं, इंटू से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। अब अगर दो वेक्टरों का गुणा करने से अगर सदिश राशि प्राप्त होती है, जैसे दूरी लंबवत दूरी में बल का हम गुणा करते हैं तो बल आगुण प्राप्त होता है, और बल आगुण एक क्या है, सदिश राशि है प्यारे बच्चों। इसका मतलब अब उसको हम क्या कहते हैं, सदिश गुणन कहते हैं। जब दो सदिशों के गुणा से अदिश प्राप्त होता है तो अदिश गुणन कहते हैं। जब दो सदिशों के गुणा से सदिश प्राप्त होता है तो उसको हम सदिश गुणन कहते हैं, और उसको प्यारे बच्चों हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। तो आप समझेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम अदिश गुणन कहते हैं, अदिश गुणन, और इसको प्यारे बच्चों हम सदिश गुणन कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझेंगे कि दो वेक्टरों के गुणा करने से अगर अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसको अदिश गुणन, दो वेक्टरों के गुणा करने से अगर सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसको हम लोग सदिश गुणन कहते हैं प्यारे बच्चों। अब आगे देखेंगे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो वेक्टरों का स्केलर गुणन यानी अदिश गुणन। स्केलर इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी अदिश है प्यारे बच्चों। वेक्टर भी इंग्लिश शब्द है, इसकी अंग्रेजी क्या है, सदिश है। लेकिन इसी भाषा में लिखा जाता है। हम जो हिंदी को अदिश न लिखकर स्केलर लिख लेते हैं और सदिश न लिख करके वेक्टर लिख लेते हैं। तो कभी भी स्केलर कहा जाए तो उसको अदिश समझेंगे, कभी भी वेक्टर कहा जाए तो उसको सदिश समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम देखेंगे, हम यहाँ पढ़ रहे हैं दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल। प्यारे बच्चों देखेंगे, अगर दो वेक्टर हम इस प्रकार ले लें, ये हमारा वेक्टर A है और ये हमारा वेक्टर क्या है, B है, और इनके बीच का कोण जो है क्या है, थीटा। तो प्यारे बच्चों, हम परिभाषित कर सकते हैं कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे, हम दो वेक्टरों के स्केलर गुणनफल को डिफाइन करने जा रहे हैं, और इसी डिफिनीशन से हम लोग फार्मूला प्राप्त करेंगे, और उसी फार्मूले से पूरे अदिश गुणन के गुणों को हम पढ़ लेंगे। जो हमको आवश्यकता आएगी उसी फार्मूले से हम प्राप्त कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो दो वेक्टरों का अदिश गुणन क्या हम समझेंगे, हम परिभाषित करने जा रहे हैं कि दो वेक्टरों का अदिश गुणन क्या होता है। तो दो वेक्टरों का अदिश गुणन एक अदिश राशि प्राप्त होता है, दो वेक्टरों के अदिश गुणन से एक अदिश राशि प्राप्त होता है, जो उन वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। कोज्या मतलब कॉस प्यारे बच्चों, आप समझेंगे। प्यारे बच्चों फिर से सुने, हमने क्या कहा, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि होता है,
जो उन दो वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों क्या कहा गया? दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल। अभी हमने बताया कि दो वेक्टरों के स्केलर गुणनफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वेक्टर a इंटू बी से। डेफिनेशन क्या कहता है कि इससे जो प्राप्त राशि है वो क्या प्राप्त होगा? अदिश प्राप्त होगा। तो हम मान लिए उधर अदिश है, तो हम लिखेंगे कैसे? कह रहा है दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होता है जो उन वेक्टरों के परिमाण, वेक्टर a का परिमाण a, वेक्टर b का परिमाण b तथा इनके बीच के कोण यानी थीटा के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात कॉस थीटा के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं वेक्टर a इंटू बी बराबर हमारा फार्मूला प्राप्त हुआ ए बी कॉस थीटा, यानी दो वेक्टरों के स्केलर गुणनफल का ये क्या होता है? व्यंजक होता है। प्यारे बच्चों क्लियर होगा? आप चित्र देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से आप डेफिनेशन देख सकते हैं और डेफिनेशन के माध्यम से आप फार्मूला देख सकते हैं, फार्मूला के माध्यम से इनके गुणों की स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम कहें अगर दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो, अगर दो वेक्टर समांतर हो, पैरेलल हो, यानी एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो उनके बीच का कोण क्या होता है? 0 अंश होता है। तो cos 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा cos 0 का मान। तो हम कहेंगे कि अगर दो वेक्टर परस्पर समांतर हैं तो उन वेक्टरों का जो है अदिश गुणन उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी वेक्टर a इंटू बी बराबर केवल a भी हो जाएगा। प्यारे बच्चों साथ ही साथ हम ये भी कहें कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो यहाँ cos 90 हो जाएगा और cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए पूरे दाएं पक्ष को क्या कर देगा? 0 कर देगा। यानी हम कहें कि अगर दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तो इन दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल जो है 0 के बराबर होगा, अर्थात वेक्टर a इंटू बी बराबर क्या होगा? 0 होगा। कभी भी कहा जाए कि दो वेक्टर परस्पर लंबवत है तो इससे स्पष्ट है कि अगर दो वेक्टर परस्पर। बच्चों इसका एग्जाम्पल भी हमने अभी बताया आपको, जैसे बल में विस्थापन का गुणा करते हैं तो कार्य होता है। जैसे देखिए वेक्टर F इंटू वेक्टर S बराबर क्या होता है? कार्य होता है। प्यारे बच्चों या हम इसी को लिख सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, वेक्टर F इंटू S बराबर FS cos थीटा लिख सकते हैं, जो किसके बराबर होगा? कार्य के बराबर होगा। प्यारे बच्चों तो आप देख सकते हैं दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल का ये आपका क्या है? एग्जाम्पल। प्यारे बच्चों ठीक है। इसी प्रकार दो वेक्टरों के स्केलर गुणनफल के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आपका विद्युत धारा होता है जो J इंटू ए के बराबर होता है। दूसरा जो है चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बराबर वेक्टर बी इंटू ए के बराबर होता है। उसके साथ ही साथ जो है संवेग भी होता है F इंटू वी के वेक्टर F इंटू वेक्टर वी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये सारे जो हैं आपके स्केलर गुणन के क्या है? एग्जाम्पल। अब प्यारे बच्चों आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों तो अब हमारा कंटेंट है आज का दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल जो है हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों अब देखेंगे कि दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल क्या होता है। प्यारे बच्चों क्या दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन क्या होता है? तो जस्ट उसी तरह से हमको डिफाइन करना है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। प्यारे बच्चों तो हम इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे कि दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल एक सदिश राशि होता है जो उन दो वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच की जो है ज्या के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा जो है तल के क्या होता है? लंबवत होता है। प्यारे बच्चों तो दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल हम डिफाइन कर रहे हैं, क्या होता है आप जानेंगे। दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल एक सदिश राशि होता है जो इन वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के ज्या मतलब साइन के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा जो है दोनों वेक्टरों के तल के लंबवत होती है। तो ये देखिए प्यारे बच्चों इसमें दिशा हमको संबोधित क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि दो वेक्टरों का जो वेक्टर गुणनफल होता है वो एक सदिश राशि होता है। प्यारे बच्चों ये वेक्टर ए है प्यारे बच्चों और ये वेक्टर बी है। अगर इसका दिशा दिखाना जाए चाहे तो इसके तल के क्या होता है? लंबवत होता है, जिसको हम n कैप से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों तो दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल आप जानते हैं, अभी हमने पढ़ाया वेक्टर गुणनफल एक सदिश राशि होता है। इसको वेक्टर से हम प्रदर्शित करते हैं जो इन दो वेक्टरों के परिमाण यानी वेक्टर ए वेक्टर बी तथा ज्या इनके बीच के कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है तथा चूंकि ये सदिश राशि है इसलिए इसमें दिशा भी होगी
तो तल के लंबवत जो दिशा है एकांक वेक्टर एन कैप से उसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जो तल के लंबवत दिशा को क्या करती है, संबोधित करती है। या अगर इसको अदिश रूप में लिखना चाहें तो यहाँ को मॉड लगाना होता है। मॉड का मतलब होता है परिमाण, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी का हम परिमाण अगर लेंगे तो अदिश होगा, और जब अदिश होगा तो इसमें से दिशा हट जाएगा, यानी एन कैप हट जाएगा। केवल फार्मूला हमारा हो जाएगा मॉड ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये अदिश परिमाण के रूप में व्यक्त है और ये सदिश के रूप में प्यारे बच्चों व्यक्त है। तो इसी प्रकार जो है हम इसमें भी अगर दो वेक्टर एक दूसरे के समानांतर हैं तो बीच का कोण 0 हो जाएगा, अगर लंबवत है तो बीच का कोण 90 अंश हो जाएगा। रख करके इसके भी गुणों का हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब साथ ही साथ इसमें एकांक वेक्टर आता है प्यारे बच्चों। जैसे एकांक वेक्टर का रिलेशन हम देखेंगे, जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप, ये एकांक वेक्टर है। जैसा कि हमने बताया ये एक्स अक्ष के अनुदिश होता है, ये वाई अक्ष के अनुदिश होता है, ये जेड अक्ष के अनुदिश होता है। मान लीजिए हमको आई इंटू आई निकालना है प्यारे बच्चों, ये देखें आई इंटू आई हमको निकालना है। आपको समझा रहे हैं, कहीं हम आई इंटू आई निकाल सकते हैं, जे इंटू जे निकाल सकते हैं, के इंटू के निकाल सकते हैं, आई इंटू जे निकाल सकते हैं, जे इंटू के निकाल सकते हैं और के इंटू आई भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसको हमको समझना है प्यारे बच्चों। आप देखेंगे अगर हमको आई इंटू आई निकालना है तो इसका मतलब है कि दोनों समान हैं। अगर समान है तो इनके बीच का कोण क्या है, 0 अंश है। अब इस वेक्टर का परिमाण क्या होता है, हम फार्मूला जानते हैं। अगर स्केलर लिए हैं तो a इंटू बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर जो इसी के अनुरूप हमको इसको लिखना है प्यारे बच्चों, तो वेक्टर ए का परिमाण तो ए होता है, लेकिन आई कैप का परिमाण आई नहीं होता, क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ा था कि एकांक वेक्टर का परिमाण 1 होता है। तो आई कैप का इसके अकॉर्डिंग परिमाण लिखना होगा तो 1, इस आई का भी परिमाण 1 और आगे कॉस। दोनों समान वेक्टर है और समान वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं। इनके बीच का कोण 0 होता है, इसलिए कॉस 0 हो जाएगा, तो 1 1 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आई इंटू आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखिए, इसी प्रकार अगर जे इंटू जे निकाले तो वो भी 1 आएगा। इसी प्रकार अगर के इंटू के कैप निकाले तो वो भी 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि जे और जे के बीच का भी कोण 0 होगा, समान वेक्टर है। के और के बीच का भी कोण 0 आएगा, क्योंकि वो भी समान वेक्टर है। तो आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के का मान क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन आई इंटू जे ले लेते हैं प्यारे बच्चों, जरा देखिए आई इंटू जे। जो ही आई इंटू जे लेंगे तो आई कहाँ होता है, एक्स अक्ष पर, जे कहाँ होता है, वाई अक्ष पर। तो ही इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश प्यारे बच्चों। और cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो आई इंटू जे कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो आई इंटू जे कैप 0, जे इंटू के कैप 0, इंटू के इंटू आई कैप 0। तो ठीक इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम आई क्रॉस आई भी निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप से हम जो है आई क्रॉस आई भी निकाल सकते हैं, जे क्रॉस जे भी निकाल सकते हैं और के क्रॉस के भी निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक और एग्जाम्पल आपको क्रॉस का भी दे देते हैं, इसको भी समझ लीजिए। इसको भी समझ लेंगे, नहीं तो बोलेंगे कि भाई सर ने तो उसको बताया नहीं हम लोगों को। तो थोड़ा सा कुछ छोड़ा जाता है आप लोगों के लिए कि आप भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपनी बुद्धि का क्या करें, अपनी बुद्धि का विकास करें। ये देखिए प्यारे बच्चों, आई क्रॉस इंटू जे क्रॉस इक्वल, इस फार्मूले का यूज करना है। क्रॉस हमने लिख दिया, इसके बीच में सदिश गुणन करने जा रहे हैं तो परिमाण तो इसका भी लेना है। आई का परिमाण 1, जे का परिमाण 1। क्यों 1? क्योंकि एकांक वेक्टर की परिभाषा ही कहती है कि जो वेक्टर एकांक वही होता है जिसका परिमाण 1 होता है। एक एक परिमाण हो गया। आगे समझ के साइन आता है प्यारे बच्चों, साइन आई और जे के बीच का कोण आप जानते क्या होगा। अगर आई आई ले ले तो क्या होगा, चलिए पहले आई आई बता देते हैं। अगर आई आई ले लिए तो क्या हो गया, 0 हो गया। और एन कैप तो वैसे ही है प्यारे बच्चों, ये देखिए ये तो ये 1 हो गया। और साइन 0 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन 0 का मान 0 होता है। तो
एन कैप को भी देखिए क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब प्यारे बच्चों देखें, आई क्रॉस आई 0 हो गया, इसका मतलब जे क्रॉस जे भी 0 होगा, के क्रॉस के भी 0 होगा। लेकिन आई क्रॉस जे ले लेते हैं प्यारे बच्चों, जरा देखते हैं। आई क्रॉस जे लेंगे तो 90 अंश हो जाएगा, जो 90 अंश हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब बच गए एन कैप। तो आप समझेंगे आई और जे लिए हैं तो आई और जे के तल के लंबवत दिशा एन कैप बताता है, तो आई और जे के लंबवत क्या होगा, के हो जाएगा। प्यारे बच्चों आई और जे अगर तल में है तो उसके लंबवत के हो जाएगा, और जे और के तल में होंगे तो उसके लंबवत आई हो जाएगा। के और आई तल में है तो उसके लंबवत जे हो जाएगा, क्योंकि सभी अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर आई जे के लंबवत दिशा लेनी है एन कैप को, तो आई जे जैसा प्यारे बच्चों देख लें, ये आई और जे है, सपोज के लिए एक्स अक्ष है तो आई हो गया, ये वाई अक्ष है जे हो गया। इस तल के लंबवत लेना है तो इस तल के लंबवत देखिए कौन सा बचेगा, ये देखिए जेड के अनुदिश क्या बचेगा, के बचेगा, इसलिए ये के को संबोधित करेगा। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। प्यारे बच्चों जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, तो जे हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है प्यारे बच्चों आप भली भांति इस वीडियो को समझे होंगे, और आपको प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है आइकन को हमारे दबाएंगे, और कोई कमेंट हो, कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखेंगे, तो उस समस्या का हम समाधान करेंगे। आपको अगले वीडियो में उस समस्या का समाधान करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। पुनः जो है शिक्षक दिवस की आप सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।